मालकेतु घायल अवस्था में किसी तरह खुद को बचाते हुए तक्षशिला तक पहुंच आया। वो छिपते छिपाते आचार्य गजानन से मिलने उनके कक्ष की तरफ बढ़ चला। इधर गजानन अपने कक्ष में टहलते हुए स्वयं में ही पड़पड़ा रहे थे। आखिर चंद्रगुप्त बच कैसे गया? और मालकेतु कहाँ है? रात्रि से कुछ अता पता ही नहीं है उसका। ऐसा लग रहा है जैसे सारी बाजी उल्टी पड़ गई। गजानन ये सब सोच ही रहे थे कि तभी मालकेतु ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। उसे लंगड़ा कर चलते हुए देख गजानन हैरान रह गए। उन्हें कुछ कुछ समझ आ गया कि अवश्य ही मालकेतु किसी गहरे संकट का सामना करके लौटा है। वो हैरानी में उसकी ओर बढ़ते हुए बोले, मालकेतु तुम? मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। कहाँ थे तुम? और ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? इससे पहले कि मालकेतु ने कुछ बता पाता, उसे द्वार पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने इशारे में गजानन को किसी के कक्ष के बाहर होने के बारे में बताया। गजानन तुरंत चौकन्ने हो गए और मालकेतु को इशारे से कक्ष में एक तरफ छिपने के लिए कहा। मालकेतु बिना समय गवाए कक्ष में एक तरफ पड़ी एक लकड़ी की दरख्त के पीछे छिप गया। गजानन ने जब कक्ष के द्वार की तरफ नजर दौड़ाई तो सामने से हल्की मुस्कान लिए चाणक्य चले आ रहे थे। चाणक्य गजानन के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और विनम्रता पूर्वक बोले, आशा है आचार्य कि चंद्रगुप्त आज आपकी कक्षा में समय से पहुंच गया होगा। गजानन समझ गए कि चाणक्य उनका मजाक बनाने आया है। वो कठोर स्वर में बोले, हाँ। चाणक्य ने कटाक्ष करते हुए कहा, चलिए अच्छा हुआ, कम से कम आपको कुलपति के कक्ष तक जाने की परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। चाणक्य की बात सुनकर आचार्य गजानन को क्रोध आ गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना ही बोलने में अपनी भलाई समझी और सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। चाणक्य उनकी परिस्थिति समझ रहे थे। वो आगे बोले, वैसे आपका सेवक मालकेतु कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया है क्या? गजानन को यह समझते देर न लगी कि चाणक्य चंद्रगुप्त के बहाने उनसे मालकेतु के बारे में पूछने आए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही था कि चाणक्य को उनके और मालकेतु के संबंध में अवश्य कुछ ऐसा पता चल चुका है जो उनके हित में नहीं है। गजानन बात संभालते हुए बोले, हाँ, मैंने उसे किसी काम से तक्षशिला से बाहर भेजा है, लेकिन आप उसके विषय में क्यों पूछ रहे हैं? चाणक्य बोले, बस ऐसे ही, काफी समय से वो तक्षशिला में दिखाई नहीं दिया। मुझे भय है कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। वैसे भी आजकल तक्षशिला के मार्ग में गड्ढे बहुत हैं, जाने किसने खोदे हैं। मूर्ख हैं वो जो इतना भी नहीं समझते कि कई बार किसी दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा उन्हें ही ले डूबता है। आचार्य गजानन गुस्से में आंखें तरेरते हुए बोले, आपके कहने का मतलब क्या है? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, यही कि तक्षशिला का मार्ग सुरक्षित नहीं है। कब किस ओर से हमला हो जाए पता नहीं चलता। कक्ष में छिपा मालकेतु चाणक्य की बातों को ध्यान से सुन रहा था और वो ये समझ रहा था कि चाणक्य उसी पे कटाक्ष कर रहे हैं। गजानन बोले, मालकेतु कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है। चाणक्य बोले, अच्छी बात है, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात आचार्य है। सेवक बनाने से पहले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए कि वो सेवा लायक है भी या नहीं। चाणक्य की बात सुनकर गजानन क्रोध में बोले, कौन किस लायक है वो तो समय ही बताएगा। आपका शिष्य समय से कक्षा में पहुंच गया, इसका अर्थ ये नहीं कि वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। तक्षशिला में उससे ज्यादा समझदार छात्र हैं और कुलीन भी। सही कहा आपने, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तक्षशिला में छात्र ही नहीं कई अच्छे सेवक भी हैं। कहीं आप गलती से किसी गलत व्यक्ति को अपना सेवक ना बना ले जो आपको मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर जाए और बाद में आपको पछताने का मौका भी ना मिले। ये कहकर चाणक्य ने गजानन को प्रणाम किया और वहां से चले गए। गजानन उन्हें जाते देख बस अपने दांत पीसते रह गए। चाणक्य के वहां से जाते ही मालकेतु गजानन के सामने आया। गजानन उसकी तरफ देख थोड़े कठोर स्वर में बोले, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? और फिर मालकेतु ने उन्हें विस्तार पूर्वक
जंगल में घटी सारी घटना बताई। उसने उन्हें वो तीर भी दिखाया जिससे वो घायल हुआ था। उस तीर को ध्यानपूर्वक देखते हुए गजानन बोले, मैंने ऐसा तीर पहले भी कहीं देखा है, लेकिन किसके पास वो मुझे याद नहीं। मालकेतु बोला, कोई नहीं, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि चाणक्य को हम पर संदेह हो चुका है, और कल रात्रि जंगल में जो घटित हुआ था उन्हें वो सब मालूम है। गजानन बोले, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि चंद्रगुप्त और सुकेतु भला डकैतों के ठिकाने तक क्यों गए। उन्हें डकैतों से क्या मतलब? मालकेतु बोला, वो तो मुझे भी नहीं पता आचार्य। गजानन थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, लगता है पता लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अब तुम तक्षशिला में नहीं रह सकते। ये सुन मालकेतु को थोड़ा आश्चर्य हुआ। गजानन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, तुम्हारा ये घाव ही तुम्हारे कल डकैतों के अड्डे पर मौजूद होने की कड़ी है, और जब तक ये घाव सही नहीं हो जाता तुम तक्षशिला से दूर रहो। यहां रहे तो चाणक्य अवश्य कोई नई योजना बनाकर हमें फंसा सकता है। मालकेतु को गजानन की बात समझ आ गई। उसने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। एक ओर जहां आचार्य गजानन के संदेह की सुई सुकेतु की तरफ घूम चुकी थी, वहीं सुकेतु बनी सुकन्या चंद्रगुप्त के साथ आचार्य चाणक्य से माफी मांगने उनके कक्ष में पहुंच चुकी थी। आचार्य अपने आसन पर बैठकर किसी खास पुस्तक को पढ़ रहे थे। सूरजमल भी वहां उपस्थित था। चंद्रगुप्त और सुकन्या को अपने कक्ष में आया देख चाणक्य ने उनसे कुछ कहा नहीं और शांति से अपनी पुस्तक पढ़ते रहे। उनकी ये शांति चंद्रगुप्त और सुकन्या को अंदर ही अंदर डरा रही थी। उन दोनों ने सूरजमल की तरफ देखा, लेकिन उसने भी अपनी नजरें फेर ली, जैसे कि चाणक्य के क्रोध से वो भी बहुत डरा हुआ हो। आखिर चंद्रगुप्त ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आचार्य, वो उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आचार्य चाणक्य बीच में ही बोल उठे। मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ मुझसे क्षमा मांगने आए हो, लेकिन यदि मैं तुम दोनों को क्षमा कर भी दूं, तो इस बात की क्या संभावना है कि तुम दोनों ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। चाणक्य की बात सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए। उन्हें पहले ही आभास हो चुका था कि आचार्य चाणक्य इतनी आसानी से उन्हें माफ नहीं करेंगे। उन दोनों को शांत देखकर चाणक्य अपने स्थान से उठे और बोले, बचपन एक ऐसी अवस्था है जो आपके जीवन में उन्माद लाता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ यदि बचपना खत्म ना हो तो वो आपके जीवन में विनाश भी ला सकता है। दोनों ही चाणक्य का इशारा समझ गए थे। चंद्रगुप्त ने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें आचार्य, हम उत्तेजनावश उनका पीछा करने लगे थे। जब डाकुओं को सामने देखा तो खुद के क्रोध पर काबू न पा सके। चाणक्य ने समझाते हुए कहा, पुत्र, क्रोध विनाश का मूल कारण होता है और उत्तेजनावश किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। मत भूलो कि कितनी मुश्किलों से मैं तुम दोनों को यहां लेकर आया हूं। एक गलती, बस एक, और तक्षशिला से तुम्हारा निष्कासन पक्का। सुकन्या सर झुकाकर बोली, क्षमा करें आचार्य, हम अपना बुद्धि विवेक खो बैठे थे। मेरे कारण ही चंद्रगुप्त को उन डकैतों का पीछा करना पड़ा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाणक्य बोले, पुत्री, प्रश्न ये नहीं है कि तुमने उन डकैतों का पीछा क्यों किया। तुम्हारे पास उसके लिए महत्वपूर्ण वजह है। प्रश्न यह है कि तुमने उनका पीछा करने के लिए क्या किया। क्या तुमने कोई योजना बनाई? सुकन्या और चंद्रगुप्त ने अपना सर झुका लिया। आचार्य चाणक्य बोले, मैंने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद को तैयार हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कोई बड़ा कदम उठाने से पहले तुम दोनों मुझसे विचार विमर्श करोगे। चंद्रगुप्त बोला, हाँ आचार्य, हम ऐसा ही करेंगे। चाणक्य बोले, ठीक है,
किंतु ध्यान रहे कि आगे से तुम दोनों ऐसा कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य ना करो जिस कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़े या मैं तुम्हारा बचाव ना कर पाऊं। दोनों ने हाँ में सर हिलाया और आचार्य को प्रणाम कर वहां से चले गए। चंद्रगुप्त और सुकन्या तो आचार्य चाणक्य की बातें सुनकर चिंता मुक्त हो गए थे, लेकिन अपने पुत्र चंद्रगुप्त से जल्द मिलने की इच्छा मुरा को खाए जा रही थी। मंत्री शंभुनाथ के कहे अनुसार वो सुबह सुबह ही उनसे मिलने निकली। उसे आज अपनी जरा भी सुध-बुध नहीं थी। वो रसोई घर से निकल राजमहल से बाहर जाने वाले मार्ग की तरफ बढ़ी ही थी कि जल्दबाजी में एक सैनिक से टकरा गई। सैनिक चिल्ला उठा, मूर्ख दासी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अपनी आंखें बेच खाली क्या? टक्कर लगने के कारण मुरा गिर पड़ी थी। वो उठने की कोशिश करते हुए बोली, क्षमा क्षमा। मुरा ने जैसे ही उठना चाहा, उसका पैर उसकी साड़ी के निचले हिस्से में फंस गया और वो फिर गिर पड़ी। वो सैनिक उस पर हंसने लगा और मुरा ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। सैनिक ने कटाक्ष करते हुए कहा, इतनी उतावली हुई कहां जा रही हो? कोई इंतजार कर रहा है क्या तेरा? अगर कहो तो मैं भी प्रतीक्षा में रह सकता हूं। मुरा समझ गई, अगर मैंने और जल्दबाजी की तो कहीं इसका कटाक्ष शक में न बदल जाए। वो धीरे से उठी और राजमहल से बाहर जाने वाले मार्ग पे न जाकर महारानी के कक्ष की ओर बढ़ गई। ये देख वो सैनिक अपने चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान लिए वहां से चला गया। उसके जाते ही मुरा वापस आई और छिपते छिपाते राजमहल से बाहर चली गई। मुरा राजमहल से निकलकर एक बूढ़ी स्त्री का वेश धर मंत्री शंभुनाथ के घर पहुंची, लेकिन शंभुनाथ के घर के बाहर कई सारे सैनिकों को देख वो हैरान रह गई। वो असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करे। वो मनी मन बोली, अगर यहां ऐसा ही पहरा बना रहा तो मेरा अंदर जाना नामुमकिन है। मुझे यहीं रुककर कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। तभी चेहरे को चादर से ढके एक आदमी ने पीछे से आकर धीरे से बोला, यहां से जल्दी चलो। मुरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां मंत्री शंभुनाथ खड़े थे। मुरा धीरे से बोली, मंत्री जी आप यहाँ, आपके घर के बाहर इतने सैनिक क्यों खड़े हैं? शंभुनाथ बोले, ये सैनिक अमात्य द्वारा भेजे गए हैं मुझ पर नजर रखने के लिए कि कौन मुझसे मिलने आता है और कौन नहीं। मुरा बोली, तो फिर आप मेरे साथ कैसे जाएंगे? क्योंकि अगर आप इन्हें घर पर नहीं मिले तो इन्हें संदेह हो जाएगा। शंभुनाथ बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसका भी उपाय कर दिया है। जब तक उन्हें पता चलेगा कि मैं घर पर नहीं हूं तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे। हमें यहां से अति शीघ्र निकलना होगा। ऐसा कहकर दोनों वहां से निकलकर पाटलिपुत्र की सीमा पर पहुंचे। मुख्य द्वार पर सैनिकों को देखकर वो रुक गए। मुरा के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। वो शंभुनाथ से बोली, मुख्य द्वार पर इतने सैनिक क्यों? शंभुनाथ बोले, पता नहीं, अभी किसी से पूछता हूं। मुरा रोकती हुई बोली, नहीं, अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो हम पकड़े जाएंगे। शंभुनाथ मुस्कुराते हुए बोले, विश्वास करो मेरा, कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें वहां एक लाठी मिल गई। लाठी लेकर वो एक वृद्ध की तरह कमर के बल झुककर चलते हुए एक सैनिक की तरफ बढ़े। सैनिक ने उसे आते हुए देखकर रोका। बाबा, कहां जा रहे हो? शंभुनाथ बोले, पास के गांव जा रहा था, लेकिन यहाँ सैनिकों की भीड़ देखकर रुक गया। इतनी भीड़ क्यों है आज? किसी राजा की सवारी आने वाली है क्या? सैनिक बोले, जी नहीं, महामंत्री अमात्य द्वारा यह नियम बनाया गया है कि मुख्य द्वार पर सैनिकों की एक टुकड़ी लगाई जाए ताकि हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा सके। यह सुनकर शंभुनाथ ने धीरे से अपना सर हिलाया और वापस मुरा के पास जाने लगा। तभी सैनिक ने पीछे से कहा, रुकिए, आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। ये सुनते ही मंत्री जी को थोड़ी सकपकाहट हुई, लेकिन तुरंत ही कलेजा मजबूत करके वृद्ध आवाज में बोले, हम घोड़ग्रस्त लोगों को लोग दूर से ही भगा देते हैं,
तुम हमारा चेहरा क्यों देखना चाहते हो? ये सुनते ही सैनिक गुस्से में बोला, भागो यहाँ से, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। शंभुनाथ मुरा के पास आ गया और बोले, मुख्य द्वार से जाना खतरे से खाली नहीं, हमें दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। मुरा बोली, मंत्री जी, मुझे लगता है सभी द्वार बंद कर दिए होंगे, यही एक रास्ता है मगध से बाहर जाने का। शंभुनाथ कुछ सोचते हुए बोले, एक रास्ता है जिससे हम दोनों बिना किसी की नजरों में आए मगध की सीमा के बाहर जा सकते हैं। शंभुनाथ के दिमाग में एक नई युक्ति जन्म ले चुकी थी, जिसके बारे में सोचकर वो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वहीं मुरा के चेहरे पर अभी भी चिंता के बादल मंडरा रहे थे। इधर तक्षशिला के मैदान में पब्बत तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। वो एक पुतले पर लगातार वार कर रहा था कि तभी आचार्य चाणक्य अचानक से उसके सामने आ गए। आचार्य चाणक्य को सामने देखते ही पब्बत की तलवार हवा में रुक गई। उसने अपनी तलवार नीचे कर ली और आदरपूर्वक बोला, प्रणाम आचार्य। चाणक्य उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, मां भारती तुम्हारा कल्याण करे। पब्बत ने आश्चर्य से कहा, आचार्य आज आप यहाँ? चाणक्य बोले, अपने शिष्य की कला को परखने आया हूं। उम्मीद है मेरे विचार ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुम मेरे विचारों के विरुद्ध जाकर किसी प्रकार की योजना नहीं बना रहे हो। पब्बत थोड़ा घबराते हुए बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य? मैं भला किस तरह की योजना बना सकता हूँ? मैं आपके कहने का तात्पर्य समझा नहीं। चाणक्य अच्छी तरह समझते थे कि मालकेतु आचार्य गजानन के कहने पर चंद्रगुप्त पर हमला नहीं करेगा और ना ही वीरसेन के कहने पर, क्योंकि वो पब्बत के साथ आया हुआ सैनिक था। वो जानते थे कि चंद्रगुप्त पर हमले के पीछे कहीं ना कहीं पब्बत का हाथ अवश्य है। उन्होंने कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम्हारे और चंद्रगुप्त के बीच जो भी परीक्षाएं हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और तुम अन्य छात्रों की तरह ही निष्पक्ष तरीके से अपना कार्य करो और विद्या ग्रहण करो। पब्बत एक भरोसा दिखाते हुए बोला, आचार्य मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना पड़े। चाणक्य बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, अन्यथा तुम तो जानते ही हो कि अंगीठी की लौ अगर सीमित रही तो भोजन पकता है और असीमित हुई तो घर जलता है। राजकुमार पब्बत आचार्य चाणक्य के कटाक्ष को समझ चुका था। उसे अब अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। जहां पब्बत चाणक्य के संदेह के घेरे में था, वहीं सुकन्या भी अब धीरे धीरे आचार्य गजानन के संदेह के घेरे में आ रही थी। गजानन समझ नहीं पा रहे थे कि चंद्रगुप्त उन डकैतों के ठिकाने पर क्यों गया था। लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई भी ऐसा पहलू नजर नहीं आ रहा था कि जिससे वो चंद्रगुप्त को उन डकैतों से जोड़ सके। अचानक ही उनका ध्यान चंद्रगुप्त के साथ गए चाणक्य के सेवक सुकेतु पर गया। उन्होंने खुद से कहा, चाणक्य के सेवक सुकेतु में ऐसी क्या खास बात है कि वो हमेशा चंद्रगुप्त के साथ होता है? उसके बारे में किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसका अतीत क्या है? वो उसी के बारे में कुछ देर तक सोचते रहे और फिर खुद से बोले, सुकेतु से ही ज्ञात करना पड़ेगा कि वो सच में सुकेतु है या सुकेतु के वेश में छुपा कोई गुप्तचर। ऐसा सोच वो अपने कक्ष से बाहर निकले और सुकेतु से मिलने सेवक आवास की तरफ बढ़ चले। सुकेतु बनी सुकन्या इस समय स्नान क्रिया से निवृत्त होकर आई थी। वो स्त्री वेश में ही थी। उसके बाल खुले हुए थे। वो अपने एक छोटे से कक्ष में चालाकी से पुरुषों वाले वस्त्र धारण कर रही थी, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आचार्य गजानन उससे मिलने उसके कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। क्या सुकन्या का सत्य आचार्य गजानन के सामने आ पाएगा? क्या मुरा और शंभुनाथ मगध की सीमा के बाहर जा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।